तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का यानी मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान का यानी साइंस का मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो कि ये फर्स्ट मॉडल सेट है। और इसी प्रकार का मैं बहुत से सारे इस चैनल पर मॉडल सेट लेकर आऊँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का मैं मॉडल सेट और अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आप सभी को इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं, जो कि साइंस से यानी विज्ञान से है। ठीक है। 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं आप सभी के मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। और आप सभी को इसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं। आप सभी को इसका PDF तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला जा रहा है यानी पहला ऑब्जेक्टिव, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 2019 एग्जाम में पूछा हुआ है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होता है, तो अवतल दर्पण की। और इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया जाए किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो आप सभी का जो उत्तर होगा वह सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि इस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो अवतल दर्पण का सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएंगे। फर्स्ट का सही उत्तर बी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। आप सभी के मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। ऑप्शन ए एफ बराबर आर, ऑप्शन बी एफ बराबर r/2, ऑप्शन सी एफ बराबर r/3 और ऑप्शन डी एफ बराबर r/4। तो यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ बराबर r/2। ठीक है। इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एफ बराबर r/2 लिखते हैं इस प्रकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह अधिक होता है। और ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ था। आप 2020 मैट्रिक परीक्षा का पेपर को उठाकर देख सकते हैं आप सभी। इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 3 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो ऑप्शन है हवा, बी जल, सी सीसा और ऑप्शन डी हीरा। तो यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। ठीक है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि हीरा का अपवर्तनांक निम्नलिखित में कितना होता है। ठीक है। तो ऑप्शन में इसका जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 3 का सही उत्तर होगा यहाँ पर डी, हीरा। जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। और कितना होता है, तो 2.42। आप सभी इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी है, तो कितना है। ऑप्शन है 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर। उसके बाद ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, 5 नंबर, सफेद प्रकाश का कौन सा रंग यानी कौन सा वर्ण
यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से, प्रिज्म आप सभी को पता होगा प्रिज्म किसे कहते हैं, अगर आप सभी को पता नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी जो कौन सा रंग है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद कम झुकता है। तो ऑप्शन ए बैगनी, बी नीला, सी लाल और ऑप्शन डी पीला। तो यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा लाल। जो लाल रंग होता है वह प्रिज्म से गुजरने के बाद, जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें लाल रंग का जो झुकाव होता है वो सबसे कम होता है। इसका सही उत्तर सी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि को यानी निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोकसी लेंस और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो अवतल लेंस द्वारा। सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, आप इसे भी याद करके जाइएगा। जो 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो किस पर करता है। तो ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, बी चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके बाद ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन है जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो किस पर करता है, तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इसका सही उत्तर सी हो जाएंगे। 7 का सही उत्तर सी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है तो क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट बाई घंटा, उसके बाद ऑप्शन सी यूनिट और उसके बाद ऑप्शन डी ओम। तो यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन है जो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वाट होता है। सही उत्तर ए हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर जो क्वेश्चन बोला रहा है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, यानी जो एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका मान कितना होता है, यानी कितना जूल होता है। तो ऑप्शन ए 3.6 गुणे 10⁻³ जूल, उसके बाद ऑप्शन बी 3.6 गुणे 10⁻⁴ जूल, उसके बाद ऑप्शन सी 3.6 गुणे 10⁵ जूल, उसके बाद ऑप्शन डी 3.6 गुणे 10⁶ जूल। तो यहाँ पर जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁶ जूल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी जो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सी इसमें बोला जा रहा है कौन सी बात जो है वह सही है। तो ऑप्शन है विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सी चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, और ऑप्शन यहाँ पर डी बोला जा रहा है हर विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत मान्य तार होता है। यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है जो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। हर विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत मान्य तार होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है, यानी किसको संकेत करती है। जो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के बारे में आप सभी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता भी होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है तो किस पर करती है। ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है,
चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वह क्या होती है? तो ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उसके बाद ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, उसके बाद ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, इसका सही उत्तर बी हो जाएंगे। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? ऑप्शन है यूरेनियम, बी सोडियम, सी कार्बन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है जो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है वह यूरेनियम है, सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन है CaOH2, उसके बाद बी CaO, उसके बाद सी CaCO3, उसके बाद ऑप्शन डी Ca*HCO3*2। तो यहाँ पर जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, CaO काली जो चूना होता है इसका जो सही उत्तर होगा वह 14 का जो सही उत्तर होगा वहाँ पर बी हो जाएगा CaO। काली चूना का जो सूत्र होता है वह CaO होता है, सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर जो क्वेश्चन बोला रहा है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों और ऑप्शन डी ओजोन। तो यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा यानी राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी आपके एग्जाम में जो होता है उसमें बहुत से सारे जो प्रश्न होते हैं उनका सूत्र पूछा जाता है, तो आप सभी सूत्र को भी याद करते चलिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बोला जा रहा है बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? तो ऑप्शन है NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 × 10H2O, उसके बाद ऑप्शन सी Ca*OH2, उसके बाद ऑप्शन डी CaCO3। तो यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फाइनली जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का ये सूत्र होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएंगे NaHCO3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वह ए हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा जो पदार्थ है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ऑप्शन है अम्ल, बी क्षार, सी लवण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्ल। अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन है 7, बी 8, सी 9 और ऑप्शन डी 10.5। ठीक है, यानी 10.5। तो यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 10.5 यानी 10.5, इसका सही उत्तर डी हो जाएंगे। उसके बाद 19 नंबर जो यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो ऑप्शन है आयोडीन, बी सल्फर, सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी सेलेनियम। तो यहाँ पर 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोडीन। निम्न में कौन अधातु चमकीला होता है? तो आयोडीन जो होता है वह अधातु होता है और वह चमकीला होता है, सही उत्तर ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन ए Al यानी अल्मोनिया, बी Na यानी सोडियम होता है, उसके बाद ऑप्शन सी Ca और ऑप्शन डी Mg।
तो यहाँ पर जो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एन है। ठीक है, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एन है, यानी सोडियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर जो क्वेश्चन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बोला जा रहा है 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और यानी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर जो 21 नंबर क्वेश्चन जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ठीक है, यानी 6। ऑक्सीजन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 6 होती है। इसका सही उत्तर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, ब्यूटेनान एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, यानी कौन है? तो ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी एल्कोहल। तो यहाँ पर जो 22 नंबर क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन। ब्यूटेनोन का कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो कौन है? तो कीटोन है। इसका सही उत्तर सी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर जो प्रश्न बोला रहा है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन है एक आबंध, बी द्विआबंध, सी त्रिआबंध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिआबंध। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो त्रिआबंध यानी 3 आबंध बनते हैं। सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 24 नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, यानी जो एल्कीन होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है तो वह क्या होता है? ऑप्शन है CnH2n+2, उसके बाद ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n-2n-1, उसके बाद ऑप्शन डी CnH2n-2। तो यहाँ पर 24 नंबर जो प्रश्न है जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n होता है। सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर जो प्रश्न बोला रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर सारण लिखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन है 7, बी 8, सी 9 और ऑप्शन डी 18। यहाँ पर 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 7 होती है। सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? यानी जो समूह होता है पीरियोडिक टेबल का, यानी परमाणु संरचना का, उसमें ऊपर से नीचे जाने की ओर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, यानी बढ़ता है या घटता है? आप सभी स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन है परमाणु साइज बढ़ता है, बी परमाणु साइज घटता है, सी परमाणु साइज अपवर्तित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 26 नंबर प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, परमाणु साइज बढ़ता है। यानी जब नीचे से ऊपर से नीचे जाने की ओर परमाणु साइज जो होता है वो बढ़ता है। सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएंगे। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 27 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइपेज। कौन सा एंजाइम जो होता है इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो वह लाइपेज होता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम होता है। इसका सही उत्तर सी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर जो प्रश्न बोला रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है तो कितना होता है? ऑप्शन है 80 मिलीमीटर। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है 80 मीटर। उसके बाद यहाँ पर 80 mm। उसके बाद ऑप्शन बी 100 mm, उसका 100 cm। उसके बाद ऑप्शन सी 120 mm और ऑप्शन डी 130 mm। तो यहाँ पर जो 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
120 mm। इसका सही उत्तर 120। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 120 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर जो प्रश्न लग रहा है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप में अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन है जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो 29 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। इसका सही उत्तर बी हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न लग रहा है, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए गेहूँ, बी गुलाब, सी धान और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा गुलाब। गुलाब जो होता है वह कॉलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर जो प्रश्न बच रहा है, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? काला जार जो बीमारी होता है वह किस रोगजनक के कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी लेशमानिया, उसके बाद सी अमीबा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 31 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा लेशमेनिया। काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो लेशमानिया के कारण। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? और ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। ऑप्शन ए गुलाब पुष्प, बी लौकी पुष्प, सी पपीता पुष्प और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 32 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलाब पुष्प। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? यहाँ पर गुलाब पुष्प हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो कहाँ होता है? ऑप्शन ए आँखों में, ऑप्शन बी नाकों में, ऑप्शन सी कानों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा यानी सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाकों में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाकों में। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगर आप सभी को इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और आप सभी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, यानी किसके द्वारा होती है, यानी किससे होती है? तो ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी मेंडुला से, ऑप्शन सी पांस से और ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क से। तो यहाँ पर जो 34 नंबर क्वेश्चन है, जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, प्रमस्तिष्क से। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो किससे? तो प्रमस्तिष्क से। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किससे होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि से, बी आउटू ग्रंथि से, ऑप्शन सी अधिविक्रिक से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 35 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किससे? तो पीयूष ग्रंथि से। सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, उसके बाद ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस और ऑप्शन डी यहाँ पर बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर 36 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए हो जाएगा मेंडल। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने किया था। सही उत्तर ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 37 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, स्त्रियों में लिंग का गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कौन कौन से उनमें लिंग गुणसूत्र होते हैं? किन में? तो स्त्रियों में। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए XY, बी XX, ऑप्शन सी XY और XX दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 37 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा XX। और पुरुषों में पूछ दिया जाए, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो कौन होते हैं? तो XY। इसका पुरुषों का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है तो कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा XX। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा XX। स्त्रियों में ये गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 38 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? ऑप्शन है प्लास्टिक, बी थर्माकोल, सी पॉलीथीन और ऑप्शन डी टिश्यू पेपर। तो यहाँ पर जो 38 नंबर प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न 100% आने की चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 38 नंबर क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा टिश्यू पेपर। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो वह टिश्यू पेपर है जो कि जैव निम्नीकरणीय कचरा है। उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पर जो 39 नंबर प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो वह बिहार होगा। इसका सही उत्तर डी हो जाएंगे। और आप सभी को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सभी का 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ताकि आप सभी को जो स्टडी है वह किस प्रकार चल रही है हम मुझे पता हो सके। ठीक है, तो आप सभी नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। 40 सब्जेक्टिव में आप सभी का कितना सही हुआ जल्द ही कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है 40 नंबर प्रश्न, यानी इस मॉडल सेट का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन है? यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वह निम्न में से कौन है? ऑप्शन है कम उपयोग, बी पुनः चक्रण, सी पुनः उपयोग और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो 40 नंबर प्रश्न है जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का ये प्रश्न बोला जा रहा है, प्राकृतिक यानी जो 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कम उपयोग, बी पुनः चक्रण, ऑप्शन सी यहाँ पर बोला जा रहा है पुनः उपयोग और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो 40 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का वह डी हो जाएगा इनमें से सभी। जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। कम उपयोग भी है, पुनः चक्रण भी है और ऑप्शन डी सी पुनः उपयोग भी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट मॉडल सेट को जो कि विज्ञान से था यानी साइंस से था इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगले मॉडल सेट के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।